दोस्तों, so one of the last concept, what is a resonance enthalpy or resonance energy? हम केमिकल बॉन्डिंग में देखे थे जो कुछ कंपाउंड्स में हमारा एक स्पेशल टाइप का फिनोमेना ऑब्जर्व्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस, द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं जो हमेशा हमारा स्टेबिलिटी लाती है। यहां पर हमने एक चीज और भी देखे थे, हम जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, उन सबको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है वो उन सारे स्ट्रक्चर के बीच में कुछ होता है, और जो असली में एग्जिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है वो हम जानते हैं वो सारे के सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर से हमारा हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है। ये सारी बातें हमने केमिकल बॉन्डिंग में किए थे, तो ये सारी बातें हमें याद होनी जरूरी है। ठीक है, राइट। सो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, जो अगर मान लो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं तो पॉसिबिलिटी ये है जो वो वाले स्ट्रक्चर में कुछ स्ट्रक्चर का एनर्जी हायर होगा, कुछ स्ट्रक्चर का एनर्जी लोअर होगा। हाँ, इन द रेयर सर्कमस्टेंसेस पॉसिबल है जो सारे रेजोनेटिंग और कंट्रीब्यूटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है वो हमारा इक्वल एनर्जी का हो, लेकिन वो होना जरूरी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस एंथैल्पी हमें क्या कहता है? It is the enthalpy change when one mole of the most stable resonating structure or canonical structure of a compound is converted into resonance hybrid, and that is always exothermic in nature. ठीक है, we have to see very closely. It is the most stable resonating structure और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, उसको जब मैं रेजोनेंस हाइब्रिड में कन्वर्ट करूंगा तो जितना एंथैल्पी चेंज होगी दैट एंथैल्पी चेंज विल बी कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी। एंड ऑब्वियसली बात है द रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ मोर स्टेबल देन ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, तो ये वाला रिएक्शन को हम बोलेंगे ये हमेशा ही हमारा एक्सोथर्मिक होगा। डेल्टा एच आर ई इज लेस देन 0। तो ये हो गया हमारा क्या, इज दिस टू आर बेंजीन्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे। नहीं, बिल्कुल भी जो है ये हमारे बेंजीन नहीं है, ये है हमारा बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल। बेंजीन का और एक स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बात किए थे जहां पर साइड में दो डबल बॉन्ड और बीच में एक बॉन्ड होता है, दैट इज हाईली अनस्टेबल। तो वो वाला स्ट्रक्चर हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम तो मोस्ट स्टेबल वाले को कंसीडर करने वाले हैं। और ये जो है वो डिफरेंस जो है दैट इज डेल्टा एच आर ई ऑफ C6H6। ठीक है, राइट। सो इन दोनों का इसका एनर्जी, इसका अगर मैं एब्सोल्यूट एनर्जी में बोलता हूं मान लो E1, ठीक है, दोनों का एनर्जी तो सेम ही है, और इसका जो एब्सोल्यूट एनर्जी है उसको अगर मैं बोलता हूं E0, तो जो हमारा डेल्टा एच आर ई होगा दैट विल बी इक्वल्स टू E0 माइनस E1। उसका एनर्जी जो होगा वो होगा हमारा E0 माइनस E1, एज रेजोनेंस हाइब्रिड is more stable than all resonating structures। तो हम सिंपली बोल सकते हैं जो हमारा E0 होगा that will be less than E1, तो ऑटोमेटिकली ये वाला क्वांटिटी जो हो जाएगी that will be less than 0। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम और एक लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रेजोनेंस पॉसिबल है, वो हमने पहले ही बातचीत किए थे।
इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उल्टा भी तो पॉसिबल है। राइट, तो यहां पर जो है वहां पर हमारा प्लस है, यहां पर हमारा माइनस है। ये जो स्ट्रक्चर्स है वो भी हमारा पॉसिबिलिटीज है। और इसका एनर्जी है मान लो E1, इन दोनों का एनर्जी सिमिलर होगा E2 और E3। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा E2 होगा दैट विल बी ग्रेटर देन E1। राइट, ऑब्वियस सी बात है जो हमारा कम चार्ज स्पीसीज जो है वो हमारा ज्यादा स्टेबल होती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जो हमारा डेल्टा H RE होगा दैट विल बी E0 द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस E1। E2 गेम पर भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई हमारे पास दी एनर्जीज of resonating structures be E1, E2, E3 ... En, where E1 is less than E2 less than En। इस तरीके से अरेंज्ड है। और एनर्जी of a resonance hybrid is equals to A0। तो हम सिंपली एक चीज लिखेंगे, डेल्टा H RE that is equals to E0 minus E1। We have to take into the consideration the least energetic resonating structure। That is what we have to understand, right? अच्छा, अब एक बात ध्यान दो, as all resonating structures are hypothetical। ठीक है, क्योंकि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो हमारा सारे के सारे हाइपोथेटिकल है, उस कारण पे direct reaction cannot be used for finding the resonance enthalpy। क्योंकि ये वाले रिएक्शन में मैं इसका एनर्जी को निकालूंगा ही कैसे? ये वाले कंपाउंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं ये वाला कंपाउंड जैसे ही बनाने जाऊंगा वो तुरंत हमारा बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान देना, दिस आर नॉट बेंजीन्स, दिस आर नॉट बेंजीन्स। आगे ऑर्गेनिक में हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इट विल बी 1,3,5 ट्राई साइक्लोहेक्सिन। ठीक है, तो यहां पे 3 डबल बॉन्ड्स है, दैट्स फाइन। आगे खैर नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। दिस वन इज बेंजीन, बट ये वाला कंपाउंड को मैं लाऊंगा ही कहां से? असली में ये वाला कंपाउंड तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो डेल्टा H RE is computed indirectly via combustion or hydrogenation reaction। ठीक है, via combustion or hydrogenation reaction। what is hydrogenation reaction? कोई एक पाई बॉन्ड पे H2 का एडिशन को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन।
9-10 में थोड़ा सा तुम लोगों को आइडिया होगा, जो अगर मेरे पास एल्कीन या एल्काइन है उस पर अगर मैं H2 ऐड करता हूं तो वो एल्कीन में कन्वर्ट होता है। ये पाई बॉन्ड को तोड़ के वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड का क्रिएशन को हम यहां वाया हाइड्रोजन इज कॉल्ड द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, और उसके करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। अब देखो दुनिया में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज आ सकता है, सबका डेफिनेशन एक एक करके पढ़ना तो संभव नहीं है। तो अगर रिएक्शन हाइड्रोजनेशन है तो उसको हम एंथैल्पी चेंज को हम बोलेंगे हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर 1 मोल ऑफ द पाई बॉन्ड, फॉर 1 मोल ऑफ द पाई बॉन्ड, राइट। सो किस तरीके से कंप्यूट करता है, तो मान लो ये मेरे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड द साइक्लोहेक्सीन, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सीन। यहां पर अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो यहां पर मुझे मिलता है, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। ये दे रखा है जो डेल्टा H ऑफ हाइड्रोजिनेशन है दैट इज इक्वल्स टू -x किलोजूल पर मोल। Enthalpy of hydrogenation is always like negative. It is always an exothermic process, right? Because pi bonds are very weak, so we are converting a weaker bond and replacing it by a stronger bond. So yeah, it is going to be an exothermic one. और वहीं पर मान लो मैं बेंजीन के साथ 3H2 देता हूं और ये कन्वर्ट हो रहा है साइक्लोहेक्सेन में, दिस इज द बेंजीन, और इसका जो डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन है मान लो ये है -y किलोजूल पर मोल। सो व्हाट विल बी द रेजोनेंस एनर्जी? अच्छा भूल जाओ रेजोनेंस को, भूल जाओ रेजोनेंस को, ठीक है। तो अगर मैं रेजोनेंस को भूल जाता हूं तो एक्चुअल में मेरे पास 3 पाई बॉन्ड होना चाहिए था, एक्चुअल में मेरे पास 3 पाई बॉन्ड होना चाहिए था, राइट। तो एक पाई बॉन्ड को खत्म करने पे अगर इतने का फायदा मुझे मिल रहा है तो 3 पाई बॉन्ड को खत्म करने पर ऑब्वियस सी बात है जो हमें फायदा मिलना चाहिए था वो हमें 3x का मिलना चाहिए था। सो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा एक्सपेक्टेड डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन will be equals to -3x kilojule per mole. This one is without the resonance. बट हमें मिला है y, तो फायदा 3x का मिलना चाहिए था लेकिन मिला है y का, क्यों? y हम ऑब्वियसली बात है अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो y जो होगा दैट विल बी डेफिनेटली लेस देन 3x। और ये घटना होने का कारण क्या है? We have to destroy resonance of benzene also. We have to destroy the resonance of benzene also. तो ऑब्वियसली बात है जो मेरा डेल्टा HRE आएगा that will be y minus 3x kilojule per mole. That will be y minus 3x kilojoule per mole. Okay? Okay दोस्तों, so कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जो हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन दे रखा है that is -156 kilojule per mole. Delta HF naught of benzene is given to be +49 kilojoule per mole. By the way, right now we have an opportunity to observe the data and hence clear a misconcept from your mind.
रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाता है, बट ध्यान देना रेजोनेंस कोई अमृत नहीं है जिसको पी लेगा तो सारे के सारे जो कसूर है वो माफ हो जाएगा। मतलब बेंजीन साइक्लोहेक्सेन से ज्यादा स्टेबल है, ये एक कॉमन मिसकॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग पे आ जाता है। यार बेंजीन साइक्लोहेक्सेन से ज्यादा स्टेबल है, मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट पास ऑन कर ही नहीं सकता हूं। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे सामने है जो साइक्लोहेक्सेन इज मच मोर स्टेबल थर्मोडायनामिकली देन बेंजीन। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी देता है, व्हाट डज इट इंप्लाई? अगर रेजोनेंस नहीं होता तो जो स्टेबिलिटी होता उससे बेहतर है, लेकिन रेजोनेंस जो है वो कोई अमृत नहीं है जिसको पी लेगा तो वो चीज दुनिया का सबसे स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। रेजोनेंस होने पर वो उसके कैनोनिकल और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है। बेंजीन इज मच मोर स्टेबल देन दिस स्ट्रक्चर। हम केवल इतना कमेंट कर सकते हैं, बट दो कंपाउंड, एक में रेजोनेंस है एक में नहीं है, उन दोनों का स्टेबिलिटी कंपेयर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली साइक्लोहेक्सेन इज एन एल्केन। आगे हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। यार ऑर्गेनिक में गिने चुने 5-6 रिएक्शन है, वो भी ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर होता है, जबकि बेंजीन के नंबर ऑफ रिएक्शंस हम करते करते परेशान हो जाएंगे। उसके ऊपर एक पूरा ऑर्गेनिक का अलग टॉपिक डेडिकेटेड है, दैट इज एरोमेटिक केमिस्ट्री। बेंजीन इज मच मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन्स का रिएक्शंस के बारे में जितना कम बात किया जाए उतना अच्छा है। 5-6 रिएक्शन है, वो भी भयंकर गर्म करो, भयंकर प्रेशर डालो तब जाके होता है। अदरवाइज साइक्लोहेक्सेन इज परफेक्टली नॉन रिएक्टिव इन नेचर। खैर, इस क्वेश्चन में अब डेटा देख लो। हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन दे रखा है, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन दे रखा है। तो वी हैव टू फाइंड द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन फ्रॉम द गिवन डेटा। तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले इस चीज के बारे में ध्यान दो। तो जो हमारा साइक्लोहेक्सेन का हमें क्या क्या दिया हुआ है, +H2 हमें देगा क्या? सॉरी, और उसने बोला है जो डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल्स टू -119 किलोजूल पर मोल। दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन। और दूसरा, अगर मैं और एक रिएक्शन के बारे में सोचूं, बेंजीन +3H2 gas is giving us, so that इस रिएक्शन का डेल्टा HR जो है वो हमें निकालना है। अच्छा, क्योंकि ये हमारा एलिमेंटल स्टेट पर है तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला रिएक्शन का जो डेल्टा HR होगा दैट विल बी ऑफ साइक्लोहेक्सेन माइनस द रिएक्टेंट HF0 of benzene. That is what you can say. यही तो होता है, राइट? सो ये वाला रिएक्शन का जो डेल्टा HR आएगा दैट विल बी -156 -49 तो -205 किलोजूल पर मोल। एंड नाउ वी हैव रीच्ड दिस पोजीशन। तो ये है मेरा -119 किलोजूल पर मोल। अगर रेजोनेंस नहीं होता तो ये वाला रिएक्शन का जो एक्सपेक्टेड
डेल्टा एच आर है वो मेरा 3 इंटू -119 दैट इज -357 किलो जूल पर मोल जो है वो हमारा आना चाहिए था। तो यहां से मैं सिंपली बोल सकता हूं जो मेरा डेल्टा एच आर ई होगा दैट डेल्टा एच आर ई विल बी -357 प्लस 205 -152 किलो जूल पर मोल। अच्छा, बहुत जगह पे रेजोनेंस एनर्जी का प्लस वैल्यू दिया हुआ होता है, वो बेसिकली वो मैग्नीट्यूड दिया है। बहुत जगह पे लैटाइस एंथैल्पी का वैल्यू भी नेगेटिव दिया हुआ होता है। उन बातों पे ध्यान देना, उनका साइन हम ऑलरेडी जानते हैं। ड्यू टू डिफरेंट कन्वेंशंस, देखो हम तुम्हें जो कन्वेंशन पढ़ा रहे हैं वो IIT जेईई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अलग अलग जगह लोगों ने अलग अलग कन्वेंशन फॉलो करते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग कन्वेंशन फॉलो करते हुए देखा गया है। सो रेजोनेंस एनर्जी 152 लिखा हुआ है तो वो अंडरस्टूड है वो -152 है। लैटाइस एंथैल्पी कोई -790 दे रखा है तो वो अंडरस्टूड है वो +790 है। वो बेसिकली रिएक्शन पे -790 लिखना चाह रहा है या रिएक्शन में +152 लिखना चाह रहा है, जो हमने पहले देखे थे लिखने का और एक तरीका। इनका साइंस अंडरस्टूड रहता है तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन गैस। Enthalpy of formation of C6H6 gas is given to be -360 kilojoule per mole, and the different bonds are basically given, and the enthalpy of sublimation of carbon graphite solid is also given. So किस तरीके से कंप्यूट करेंगे? सबसे पहले जो रिएक्शन हमें लिखना है, C6C solid graphite plus 3H2 gas is giving me benzene। और ये वाला रिएक्शन के बारे में हम डेल्टा H जो है वो हम जानते हैं -360 किलो जूल पर मोल। ठीक है, दिस इज गैस। नाउ यहां पर मैं अप्लाई करूंगा 6 इंटू डेल्टा एच सब्लिमेशन, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 6C गैस में, और यहां का मैं हाइड्रोजन का बॉन्ड को भी तोड़ूंगा, तो यहां पर मैं प्रोवाइड करूंगा 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 6H पर। और फिर मैं इन दोनों को जोड़ना चाहूंगा, और इन दोनों को जोड़ने के बाद में सबसे पहले बेंजीन का कैनोनिकल और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो मैं बनाना चाहूंगा, दैट इज लाइक दिस। और यहां पर हमारा एनर्जी रिलीज होगी, तो ध्यान दो माइनस तो मैंने पहले ही लगा दिया। सो वी हैव 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C, 3 डबल बॉन्ड है, प्लस 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C, प्लस 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। इतने से मैं यहां पर आऊंगा, लेकिन अभी भी मैं बेंजीन पर नहीं पहुंचा हूं। यहां से जब यहां पर पहुंचेगा तो डेल्टा HRE जितना चेंज तो हमारा होने वाला है। यह है हमारा डेल्टा H फॉर्मेशन। तो अकॉर्डिंग टू वी हैव फॉर्म द बॉर्न-हावर्ड साइकिल, सो अकॉर्डिंग टू
हेसेस लॉ, ठीक है, व्हाट आई कैन सी, हेस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, जो 6 इंटू डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच माइनस 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी minus 3 into bond energy of C single bond C, 6 into bond energy of CH plus a delta HRE, that will be equals to delta HF naught. That is according to the Hess's law that you can write. So simply अगर मैं यहां पर सबको अब लिख दूं तो मेरे पास जो आ जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं यहां पे लिख देता हूं, राइट। सो मेरे पास है डेल्टा एच आर ई, कितना आ जाएगा, डेल्टा एच आर ई, डेल्टा एच एफ नॉट -360, ठीक है, -6 इंटू डेल्टा एच सब्लिमेशन -3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच, ठीक है, प्लस 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी 620 plus 3 into single bond C, that is 340, plus 6 into C single bond H, that is equals to 490. ये हमारे पास जो है वो हमारा आ जाएगा। तो मैं पूरे में से 6 जो है वो तो कॉमन ले सकता हूं, तो फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन takes the 6 outside, -60 माइनस, एक्चुअली मैं 60 कॉमन ले सकता हूं, ठीक है ना, तो आपके लिए 0 है, तो -6 -72 -22, ठीक है, प्लस 31 प्लस 17 प्लस 49, ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। कितना हो गया, चलो भाई, यहां पर हो गया 31 और 49, 31 और 49 हमारे दे देगा 80, 80 प्लस 17 97, तो 60 इंटू 97 माइनस, यहां पर अगर मैं देखूं तो ये 100, दैट इज -180 किलो जूल पर मोल। ओके ओके दोस्तों, सो द लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, सम डेटा आर गिवन टू अस, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन of CH3OH liquid at a 25 degree Celsius, ठीक है। अच्छा, तो what is the combustion reaction that is going to take place? CH3OH liquid plus O2 gas, so we will balance it later, that gives us CO2 gas plus 2H2O liquid. तो राइट हैंड साइड इज 4 ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलरेडी 1, तो दिस इज गोइंग टू बी 3/2, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 3/2, राइट। तो दिस इज द रिएक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा,
हमें जो है वो सारे के सारे बॉन्ड एनर्जीज जो है वो हमें दिया हुआ है। ये वाला कंबर्शन रिएक्शन में जो हमारा एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज गोइंग टू बी द डेल्टा एच सी ऑफ दिस रिएक्शन। आई होप दिस वन इज परफेक्टली बैलेंस्ड, राइट? कहीं मैं गलती तो नहीं किया हूं ना? नहीं किया हूं, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, पहले ध्यान दिया जाए, जो यहां पर बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू पे आने के लिए हमें सबसे पहले सबको गैसियस में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में आने के लिए पहले डेल्टा एच वेपोराइजेशन, इसको मैं 1 लिख दे रहा हूं। पहले तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा CH3OH लिक्विड में, सॉरी गैसियस में। अच्छा, CH3OH का स्ट्रक्चर अगर किसी को चाहिए तो मैं यहां पर ड्रॉ कर दे रहा हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर, ठीक है। CH3OH का स्ट्रक्चर अगर चाहिए तो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर। 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 1 कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। तो ये वाले को अगर मुझे कन्वर्ट करना है C गैस प्लस 4H गैस प्लस O गैस में, इसके लिए जो एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी दैट विल बी 3 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO प्लस bond energy of OH. That is what we are talking about. इसको जल्दी से कंप्यूट कर ले फटाफट। यहां पर हमारे पास हो जाएगा 3 into bond energy of CH 420 प्लस एक CO 310 प्लस 460 20 इतना किलो जूल आ जाएगा। और ये वाला जो है वो है मेरा 30 एंड यहां पर जो हमारा 30 है इसके अलावा 30 किलो जूल, राइट। और यहां पर जो है वो मुझे इसको 3O गैस पर तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 30 नहीं है, 3O गैस है, तो यहां पर हमें देना पड़ेगा 3/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O, ठीक है। सो वो कितना दे रखा है? सिर्फ 500, सो दैट इज इक्वल्स टू 750 किलो जूल। तो ये वाला बॉन्ड को तोड़ने में अगर हम ध्यान दें, अभी तक हमने जो टोटल एनर्जी स्पेंट, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द एंडो पार्ट, मुझे इसको गर्म करना पड़ा है, इसके सारे बॉन्ड को तोड़ना पड़ा है। आई होप मैंने कैलकुलेशन सही किया हूं, ठीक है। प्लीज गो टू चेक इट। एंड यहां पर जो टोटल हम स्पेंड किए हैं दैट विल बी 30 प्लस 2030 प्लस 750, सो ये कितना आ जाएगा? 2780, तो 2810 किलो जूल। That is the energy that we have spent till now. और
अब एक CO2 बनेगा, तो CO2 बनाने के लिए जो हमारा CO2 का स्ट्रक्चर है ध्यान दो, और लेकिन साथ ही साथ इसका रेजोनेंस भी तो हुआ है। सो मैं ये वाले चीज से जब मैं यहां पर जाऊंगा तो मुझे फायदा जो मिलेगा वो मिलेगा 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O प्लस मॉड ऑफ डेल्टा H रेजोनेंस एनर्जी। इतने का बेनिफिट हमें मिलने वाला है। उसके बाद बॉन्ड एनर्जी का नहीं, साथ ही साथ रेजोनेंस का भी मिलने वाला है। और जब मैं यहां पर जाऊंगा, एक का वाटर का स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान दें तो वाटर का स्ट्रक्चर में तो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर, 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास है, तो 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। लेकिन साथ ही साथ एक और फायदा मिलने वाला है, ध्यान दो, ये तो H2O गैस बनेगा, ये H2O गैस बनेगा। H2O लिक्विड में हमें एडिशनली इतना एनर्जी हमारा रिलीज होने वाली है, क्योंकि वेपोराइजेशन इज एंडोथर्मिक एंड दिस वन इज एक्सोथर्मिक। तो बेसिकली हमें एडिशनल एक एनर्जी मिलने वाली है, डेल्टा H वैप 2। सो इसका जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O 710 प्लस 140 1420 प्लस 140 दैट इज 1560 किलो जूल। और ये वाला प्रोसेस में जो हमारा बेनिफिट मिलेगा वो होगा 4 इंटू OH दैट इज 460 प्लस ये वाला 40 जो है वो हमें एडिशनली मिलने वाला है, तो 1840 प्लस 40 1880 किलो जूल। तो सिंपल सी बात है, हम लिख सकते हैं जो एनर्जी ऑब्टेन्ड है ये वाले पे, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1880। एनर्जी ऑब्टेन्ड मतलब है एक्सो, जो मेरा बेनिफिट है, 1880 प्लस 1560 दैट विल बी 2440 किलो जूल। सॉरी मैं कुछ गड़बड़ किया हूं, इस 3440 किलो जूल, सॉरी। ओके राइट, तो मैंने स्पेंड इतना किया हूं और एनर्जी ऑब्टेन मुझे इतना हुआ है, तो इन दोनों को साथ में देखते हुए मैं डेल्टा H कंबर्शन सिंपली लिख सकता हूं 2810 माइनस 3440 दैट विल बी माइनस 630 किलो जूल पर मोल। सो दैट इज गोइंग टू बी द एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन। ये वाला क्वेश्चन में बाकी तो कुछ नहीं था, मेन जो ट्रिक पॉइंट्स थे, पहली बात ये लिक्विड से ध्यान देना, बॉन्ड एनर्जी का पॉइंट ऑफ व्यू से हम जहां पर पहुंचते हैं दैट इज ऑलवेज गैसियस इन नेचर, वो हमारा लिक्विड नहीं होता है। दैट इज द पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 जो दूसरा और एक इंपॉर्टेंट बात है, रेजोनेंस एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड का मत भूलना, बॉन्ड एनर्जी के साथ साथ रेजोनेंस एनर्जी भी हमें बेनिफिट की तरह मिलने वाला है। ठीक है, प्लीज चेक द कैलकुलेशंस। थर्मोकेमिस्ट्री में कैलकुलेशंस थोड़े गंदे होते हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो मे बी सम कैलकुलेशंस विल बी रॉन्ग, आई विल ट्राई टू अवॉइड इट बट आई कैन नॉट अश्योर यू। तो प्लीज गो थ्रू द कैलकुलेशंस, मोस्ट प्रोबेबली दे आर करेक्ट बट स्टिल देयर इज सम स्कोप फॉर एरर।
ओके दोस्तों, एक्चुअल में कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो टर्म्स हम यूज तो बेसिकली ध्यान नहीं देते हैं, यूज कर देते हैं इन जनरल, ठीक है, बट एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब एज सच उसके ऊपर हम कभी भी गौर नहीं करते हैं। जेई मेन और नीट के लिए तो कंप्लीटली ये रिडंडेंट चीज है, ये जरा सा भी देखने की जरूरत नहीं है। आई एम टॉकिंग ओनली फॉर जेई एडवांस्ड। सो ध्यान दो, यहां पर जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है दैट इज डिफाइंड ओनली फॉर 0 केल्विन, और जो हमारा एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है एंड दैट इज डिफाइंड फॉर एनी टेम्परेचर से T Kelvin. Ionization energy is basically a special case of enthalpy of ionization if the ionization has taken place at 0 Kelvin. ठीक है, right? We basically neglect that thing in our day-to-day life. ठीक है, but actually there is a difference. अच्छा, कोई भी रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली इस पर M गैस गिवर्स M प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन भी तो हमारा गैसियस स्टेट पर ही होता है। इलेक्ट्रॉन भी तो हमारा गैसियस स्टेट पर ही होता है। एंड एक चीज ध्यान देना, ये all species are considered to be monoatomic and ideal. ठीक है, all species are considered to be monoatomic and ideal gas. अच्छा, मोनोएटॉमिक का सीपी कितना होता है that we know, that will be equals to 5R/2. तो जो मेरे पास डेल्टा रिएक्शन सीपी होगा that will be Cp of M plus Cp of electron minus Cp of M. So that will be 5R/2 plus 5R/2 minus 5R/2. So that will be equals to 5R/2. ठीक है, अच्छा, एक चीज हम जानते हैं, जो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल्स टू डेल्टा रिएक्शन Cp इंटू डेल्टा T. सो यहां पर ये जो डेल्टा H2 है, मान लो दिस इज टेकन एट T Kelvin एंड दिस इज टेकन एट 0 Kelvin. तो ये जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी डेल्टा H आयोनाइजेशन and this is basically the ionization energy, i.e. this is a Kirchhoff's equation. Delta T is simply T. So यहां से मैं डायरेक्टली एक चीज लिख सकता हूं, जो enthalpy of ionization at any temperature is the ionization energy plus the 5RT/2. क्या हम इसको लेकर पीछे पड़ेंगे डे टू डे लाइफ में? नहीं, दिस इज अ वेरी रेयर सर्कमस्टेंसेस जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। ओके ओके, सिमिलरली वी हैव अ डिफरेंस बिटवीन
इलेक्ट्रॉन affinity and electron gain enthalpy. There is a difference between electron affinity and the electron gain enthalpy. Delta H electron gain. ठीक है? That is what I can talk about. So, क्या डिफरेंस है? ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is equals to minus delta H electron gain enthalpy at 0 Kelvin only. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हम डिफाइन करते हैं वो बेसिकली हम केवल और केवल 0 केल्विन पे करते हैं. ये हम लोग अपने लेवल पे लिखते नहीं है, बट है तो सच में ये. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाकी कोई भी जनरल टेम्परेचर पे जो है वो हमारा डिफाइंड है. यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है, X गैस प्लस E गैस गिव्स यू X माइनस गैस. Again, all species are considered to be monoatomic and ideal gas. So delta reaction Cp will be equals to Cp of X minus Cpx Cp electron, that is a minus of 5R by 2. So now we consider the Kirchhoff's equation. Minus H2 will be delta reaction Cp into delta T. So again, this is at T Kelvin and this is at 0 Kelvin. इसको मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन गेन minus electron affinity, and that will be equals to minus 5R by 2 into T. So delta H electron gain minus EA minus 5RT by 2. That is the relation that we can talk about. ठीक है? So this is the difference between electron affinity and the electron gain enthalpy. मैं इसलिए इसको लास्ट में करवाया. Don't get confused. ये है कोई बाल का खाल निकलने पे उतर आए, हम उसको हैंडल कर सकते हैं. बट क्या हर बात पे इसको लेकर हमें कंफ्यूज होना है एग्जाम में? नहीं, बिल्कुल नहीं. दिस पार्ट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. डायरेक्टली इसके ऊपर एडवांस ने क्वेश्चन मारा, केवल तभी ये अप्लाई करना है. अदरवाइज आवर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बोथ आर फंडामेंटली द सेम क्वांटिटीज, एंड एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज सिंपली माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एट एनी टेम्परेचर. यही कंसिडर करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं. ओके, सो एंथैल्पी के रिगार्डिंग चर्चाएं अब हमारी समाप्त होती है. अब हम चर्चा चालू करेंगे फॉर एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी. लेट्स सी. ओके दोस्तों, तो अब हम लोग थर्मोकेमिकल कैलकुलेशंस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी हम यहां पर अभी देखने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स रिविजिट द थर्ड लॉ. थर्ड लॉ क्या बोलता है थर्मोडायनामिक्स का? The entropy of all pure crystalline substances at a 0 Kelvin temperature is equals to 0 Joule Kelvin inverse mole inverse, and this is valid for almost all substances like carbon monoxide. कुछ exceptions है like carbon monoxide, NO, etc. ठीक है, they are very rare exceptions. उनको लेके ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, उस चीज से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं. एक्सेप्शंस हम नहीं करने वाले हैं. सो इस कारण पे वी कैन एक्चुअली
compute entropy of a substance. एंट्रोपी में थोड़ा गलत बोल रहा हूं, मोलर एंट्रोपी of a substance at a given temperature. हम कोई एक गिवन टेम्परेचर पे इसका मोलर एंट्रोपी जो है वो हम यहां पर इस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं. तो अगर मान लो कोई हमारे पास एक सब्सटेंस है, ए गैस, we want to find its molar entropy. तो ये मैंने करवाया भी था थर्मोडायनामिक्स में जब करा रहा था. तो याद करो जो हमारा SM आएगा that will be integral Cp solid dt by T from 0 Kelvin to द मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि स्टार्ट तो हमारा 0 से ही हुआ है, प्लस डेल्टा H फ्यूजन बाय मेल्टिंग पॉइंट प्लस इंटीग्रल 0 Tm टू T बॉइलिंग CpL dt बाय T प्लस डेल्टा H vaporization divided by the boiling point plus TB to T. T is the temperature where we need it. That will be the CpG dt by T. So in this fashion we can actually compute the molar entropy for a given substance at a given temperature. अच्छा, अगर लिक्विड होता तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट हो जाएगा, इसको मैं Tm से T तक करूंगा. सॉलिड होगा तो केवल यही वाला टर्म आएगा 0 से T, इसको हम इंटीग्रेट जो है वो हम करने वाले हैं. तो नाउ लेट्स कंसीडर अ रिएक्शन. ठीक है, सो AA plus BB gives CC plus DD. ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन का जो हमारा डेल्टा S रिएक्शन विल बी सिंपली C into SM of C plus D into SM of D, molar entropy of D, minus A into SM of A plus B into SM of B. So that will be the simply delta SR of this reaction. यानी हम simply एक चीज लिख सकते हैं that delta reaction S equals to gamma product for the per mole extent of reaction. For the per mole extent of reaction, ये जिस तरीके से लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं. SMP minus gamma R SM of the reactant. तो ये हो जाएगा मेरा रिएक्टेंट का डेल्टा S that we are talking about. ठीक है, so now let's see. मान लो एग्जाम्पल के तौर पे N2 गैस plus 3H2 gas gives a 2NH3 gas. ठीक है, हमें दे रखा है SM of N2.
ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 150 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। नाइट्रोजन का दे रखा है H2 100 ठीक है, और NH3 का मान लो 200। और ये हमारा सारे डेटा दिया हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो रिएक्शन का जो डेल्टा एस होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी सिंपली 2 into the entropy of ammonia minus 3 into entropy of hydrogen plus entropy of nitrogen per mole extent of reaction. So हमारे पास जो आएगा that will be 400 minus 300, so that will be minus 50 joule Kelvin inverse mole inverse per mole, मतलब per mole extent of reaction। जिस तरीके से वो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बातचीत करने रहे हैं, ठीक है। एंट्रोपिकल लॉस होना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि ऐसे भी अगर हम देखें एंट्रोपिक लॉस क्यों इन्वॉल्व होना चाहिए था, 4 मोल गैस से हमें 2 मोल गैस मिल रहा है, तो एंट्रोपिक लॉस तो डेफिनेटली इन्वॉल्व होना ही चाहिए था। ओके ओके दोस्तों, सो नाउ वी विल लुक एट द वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, सब कुछ हम लोग पहले यहां पर आइडियली गैशियस के लिए मान लेंगे। यहां पर जो है वो हम मान लेंगे जो वी आर टॉकिंग अबाउट गैशियस थिंग्स, दैट विल हेल्प अस अ बिट, राइट। अच्छा, डेल्टा एस वी नो दैट इज इक्वल्स टू मोलर CVLN T2 by T1 plus RLN V2 by V1, ठीक है। SM इज इक्वल्स टू कितना, CVLN T2 by T1 प्लस RLN V2 by V1। इसके बारे में हम ऑब्वियसली जानते हैं, राइट। अच्छा, यहां पर अगर हम ध्यान दें, नाउ V2 by V1 को मैं क्या लिख सकता हूं? It can be written as a T2 by T1 P1 by P2. This can be definitely written because V is proportional to T by P. So V2 by V1 will be T2 by T1 into P1 by P2. तो इसको मैं अगर लॉग को बाहर कर लूं तो यहां से मेरे पास, सो दैट विल कम आउट टू बी Cp, क्योंकि R और Cv ऐड हो जाएगा ln T2 by T1 प्लस R ln P1 by P2. So that is my delta Sm that we are talking about, right? So now, okay. So now consider a reaction. Consider a reaction. A gas plus a B gas gives a C gas प्लस DD गैस। तो ये हमारा कोई एक रिएक्शन जो है वो हमारा दिया हुआ है। हम पहले जो कंसीडर करेंगे, सबसे पहले वी विल कंसीडर द कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन।
अरे यहाँ पे एजम्पशन है सीपी और आर जो है वो हमारा कांस्टेंट है, अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो फिर हमें डिफरेंशियल फॉर्म पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, डिफरेंशियल फॉर्म पे लिखना पड़ेगा, अदरवाइज यहां पर ये हमारा इंटीग्रेटेड फॉर्म पे तो है ही है। सो द कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, तो दिस टर्म विल बी ऑफ नो यूज, वो बात ऑब्वियस है। तो मान लो एट टेम्परेचर T1 entropy change of a reaction is equals to delta SR1, or at a temperature T2 entropy change of a reaction, मुझे इन दोनों में सबसे पहले जो है वो एक रिलेशन बनाने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, पहले टेम्परेचर T1 पे मैं ले लेता हूं। टेम्परेचर T1 पे मोलर एंट्रोपीज ऑफ A, B, C and D, B, SA, SB, SC and ST respectively, ठीक है। सो मेरे पास जो डेल्टा S1 जो आएगा दैट विल बी सिंपली DSD प्लस CSC माइनस ASA plus BSB. That is what I can write. Now, if we move on to temperature T2, फेस चेंज कहीं पर इन्वॉल्व नहीं है, ये बात मेरा एजम्पशन पे रहेगा। सो जो मेरा SA डैश होगा that can be simply written as SA plus integral CPA dt by T from T1 to T2. And similarly for SB dash, we can write SB CP B dt by T from T1 to T2, so on and so forth. So अगर हम ध्यान दें डेल्टा RS2 जो हमारे पास आएगा, वो डेल्टा RS2 हमारे पास कितना आने वाला है? Now if I consider simply like this, तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी D इंटू SD इंटीग्रल CPD dt from T1 to T2 plus C into SC plus T1 to T2 CPC dt by T minus B into this A into this। तो इसको अगर मैं ध्यान दूं तो एक टर्म जो आ जाएगा पहले DSD प्लस CSC माइनस BSB माइनस ASA, ये वाला टर्म तो हमारा आएगा ही आएगा। साथ में अगर हम ध्यान दें तो ये D को अगर मैं अंदर डालता हूं तो टर्म आएगा DCPD प्लस CCPC माइनस BCPB माइनस ACPA
into dt by t from t1 to t2. सो जो पहला वाला टर्म है उसको तो हम सिंपली देख सकते हैं, दैट इज डेल्टा आर एस वन। एंड ध्यान दो ये वाला टर्म जो है दैट इज नथिंग बट डेल्टा रिएक्शन सीपी बाई डी टी बाई टी फ्रॉम T1 to T2. That is what you can see. एंड अगर डेल्टा रिएक्शन सीपी हमारा आ जाए तो हम सिंपली लिख सकते हैं डेल्टा आर एस टू माइनस डेल्टा आर एस वन कैन बी रिटन एज डेल्टा आर सी पी एल एन T2 by T1. If this is constant with respect to temperature, we can simply write this particular term जो हम साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, सो यहां से मैं और एक चीज लिख सकता हूं, इन जनरल d of delta reaction by dt can be simply written as a delta reaction Cp by T. For the differential change, this is what we can always write. D of delta reaction S by dt can be written as delta reaction Cp by T. तो ये वाला जो रिलेशन हमने पहले ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वो हम लोग इस तरीके से भी साफ साफ देख सकते हैं। बस सिंपली Cp को जो है वो हम रिप्लेस करेंगे डेल्टा रिएक्शन सीपी पे। दिस इज फॉर द कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। ओके ओके दोस्तों, सो हम दूसरा जो करेंगे दैट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन। ठीक है, रिएक्शन अभी भी वही है, A gas plus B gas gives you C gas plus D gas। मेरे नोटेशंस जो है वो पिछले वाले से ही मैं उधार ले रहा हूं। तो अब अगर मैं बात करूं एट टेम्परेचर T2, ठीक है, at temperature T2, sorry temperature बोल रहा हूं, at pressure P2, temperature is accounted to be constant। P1 पे SA SB SC SD जो है वो मैंने ले लिया हूं, वापस नहीं लिख रहा हूं। तो प्रेशर P2 पर जो हमारे पास होने वाला है SA डैश जो हमारे पास आएगा दैट कैन बी रिटन एज AC प्लस RLN P1 by P2। दैट इज व्हाट यू कैन राइट, क्योंकि वो जो हमारा फॉर्मूला था उसमें टेम्परेचर वाला टर्म जो CPLN T1 by T2 वाला टर्म है वो तो हमारा कट जाएगा, तो जो बचेगा दैट विल बी RLN P1 by P2। सिमिलरली SB डैश जो आएगा दैट विल बी SB RLN P1 by P2, so on and so forth। तो जो मेरे पास है डेल्टा रिएक्शन S2 जो आएगा दैट विल बी C इंटू SC डैश प्लस D इंटू SD डैश minus A into SA dash B into SB dash। That is what you can write। So now as we can write this, so what we can write is C into SC plus R ln P1 by P2। पहला टर्म ये आएगा प्लस D इंटू SD प्लस R इंटू LN P1 बाई P2, सो ऑन। माइनस वाले पे A आएगा, माइनस वाले पे B आएगा। तो जो पहला टर्म आएगा उसके ऊपर अगर हम ध्यान दें
तो एक टर्म जो आएगा वो तो आएगा SCSC DSD माइनस BSB ASA प्लस RLN P1 बाई P2 अगर मैं देखूं कॉमन में आएगा D प्लस C माइनस B माइनस A माइनस B एंड ये वाला टर्म आई नो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा NG। तो पहला टर्म जो आएगा दैट इज डेल्टा RS1 प्लस डेल्टा NG इंटू RLN P1 बाई P2। सो सिंपली जो टर्म है हम लिख सकते हैं डेल्टा RS2 माइनस डेल्टा RS1 विल बी डेल्टा NG RLN P1 बाई P2। ठीक है, ये वाले पे अप्लाई करने के दौरान एक चीज ध्यान देना, नेग्लेक्ट एनी solid oblique liquid in reactant and product side, and that is pretty obvious also, क्योंकि ध्यान दो एक इंपॉर्टेंट बात है उस पर ध्यान दो, सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का प्रैक्टिकली कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। तो प्रेशर का वेरिएशन पे केवल गैसियस का ही एंट्रोपी में वेरिएशन होगा, सॉलिड और लिक्विड का वेरिएशन हम डेफिनेटली नजरअंदाज कर सकते हैं।